हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स ग्रुप के सेकंड पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, उदासीनता, अधिमान या तटस्थता वक्र विश्लेषण, इसको तीनों ही नाम से जाना जाता है। ये इंडिफरेंस कर्व्स क्या होते हैं, इसका क्या अर्थ है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि हम कंज्यूमर के व्यवहार के बारे में स्टडी कर रहे थे कि किसी वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए और कब प्रोडक्शन किया जाए। इसके लिए डिमांड एनालिसिस किया जाता है प्रोडक्शन करने से पहले, और इसके लिए उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि कंज्यूमर कंजम्पशन का, वस्तुओं का कंजम्पशन करते समय उसका व्यवहार किस प्रकार का होता है, इसका स्टडी किया जाता है। अभी तक हमने प्रोफेसर मार्शल के यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में जाना था, जो कि गणनावाचक दृष्टिकोण पर आधारित है और जिसके अनुसार आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए उपभोक्ता के द्वारा जब वस्तुओं का उपभोग किया जाता है तो उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। तो कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु का उपयोग क्यों करता है? क्योंकि उस वस्तु में उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने का गुण होता है, जिसे कि हम उपयोगिता कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल का जो उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए जो यूटिलिटी एनालिसिस है, वो गणनावाचक दृष्टिकोण पर आधारित है, और दूसरा, उनके अनुसार उपयोगिता मापनीय है, अर्थात वस्तु की विभिन्न इकाइयों से कितनी उपयोगिता मिल रही है कंजम्पशन करने पर, इसको उपभोक्ता संख्यात्मक रूप में, गणितीय रूप में, मैथमेटिकल रूप में, न्यूमेरिकल्स में व्यक्त कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। और तीसरी जो बात है मार्शल के कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने वाली, जो कि कार्डिनल अप्रोच पर बेस्ड है, उसके अनुसार, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, उपभोक्ता आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए एक वस्तु का कंजम्पशन करता है। जैसे कि हमने जब एग्जांपल्स लिए थे कि उसको भूख लग रही है तो एक पहली रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, चौथी रोटी, हमने रोटी का उदाहरण लिया, हमने भोजन करने का उदाहरण नहीं लिया था। तो मार्शल का जो उपयोगिता विश्लेषण है वो मुख्य रूप से एक तो गणनावाचक दृष्टिकोण पर आधारित है, यानी कि जो उपयोगिता डिराइव करता है कंज्यूमर, जो यूटिलिटी डिराइव कर रहा है वस्तुओं का कंजम्पशन करने से, उसको गणितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए उपयोगिताओं को जोड़ा भी जा सकता है और इस आधार पर उन्होंने कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, उपभोक्ता की बचत, सम सीमांत उपयोगिता, इन सब सिद्धांतों की व्याख्या की है। और एक जो सबसे प्रमुख बात है मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण की, वो क्या है कि किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए केवल एक वस्तु उपलब्ध है और उसके कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। यानी भोजन करने के लिए रोटी उपलब्ध है और रोटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इस आधार पर प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इस मार्शल के इस उपयोगिता विश्लेषण में बहुत सारी कमियां थीं। उन कमियों को दूर करते हुए प्रोफेसर एलन और प्रोफेसर हिक्स के द्वारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस प्रस्तुत किया गया, जिसे हम उदासीनता वक्र विश्लेषण कहते हैं, जो कि उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित है। क्रमवाचक दृष्टिकोण मतलब ऑर्डिनल अप्रोच पर आधारित है, जिसके अनुसार उपयोगिता एक मेंटल स्टेटस है, मानसिक स्थिति है, जो कि समय, स्थान और व्यक्ति के अनुसार परिवर्तनशील है। यानी कि प्रोफेसर एलन और हिक्स का ये कहना है कि उपयोगिता को हम संख्यात्मक रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, मैथमेटिकली हम नहीं बता सकते कि किसी वस्तु से कितनी उपयोगिता मिल रही है, लेकिन इसको
कंपेयर किया जा सकता है, तुलना की जा सकती है कि पहली वस्तु से अधिक उपयोगिता मिली है या दूसरी यूनिट से अधिक उपयोगिता मिल रही है। कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम उपयोगिता को माप नहीं सकते हैं। तो प्रोफेसर एलन और हिक्स के अनुसार उपयोगिता का संख्यात्मक माप नहीं किया जा सकता। और दूसरा, किसी वस्तु के अनेक स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं, यानी कि वस्तु के कई सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। हम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस वस्तु के सब्स्टिट्यूट्स को भी ध्यान में रखकर वस्तु की इकाइयों का उपभोग करते हैं। अतः उपभोक्ता वस्तु का उपभोग करते समय सभी स्थानापन्न को भी ध्यान में रखता है। तो प्रोफेसर एलन और हिक्स के द्वारा जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस प्रस्तुत किया गया, जिसे हम उदासीनता वक्र विश्लेषण कहते हैं, वो एक तो गणनावाचक दृष्टिकोण पर नहीं बल्कि क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित है। दूसरा, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अनुसार उपयोगिता संख्यात्मक रूप में मापनीय नहीं है, लेकिन कंपेयर किया जा सकता है, तुलनात्मक है, तुलना की जा सकती है, उसका मापन नहीं किया जा सकता। और तीसरी जो इस विश्लेषण की विशेषता है वो ये है कि किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए अनेक वस्तुएं उपलब्ध हैं, यानी कि बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, और उन सब्स्टिट्यूट्स को ध्यान में रखते हुए ही एक उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाइयों का कंजम्पशन करता है, उपभोग करता है। उदासीनता वक्र विश्लेषण के अनुसार मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, और उपभोग करने से पहले वह विभिन्न वस्तुओं के अनेक संयोग बनाता है, जो उसे या तो समान संतुष्टि प्रदान करेंगे, कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होंगे जो उसे इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे जो उसे अधिक संतुष्टि देंगे, और कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे जो कि उसको कम संतुष्टि प्रदान करेंगे। और समान संतुष्टि प्रदान करने वाले सभी संयोगों को यदि एक रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो इसे हम उदासीनता वक्र कहते हैं। उदासीनता वक्र का अर्थ क्या है कि उदासीनता वक्र, इंडिफरेंस कर्व, वह वक्र है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु किसी उपभोक्ता के लिए दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताता है जिनसे उसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है, और समान संतुष्टि मिलने के कारण उपभोक्ता उन संयोगों के उपयोग के प्रति उदासीन या तटस्थ रहता है। इसीलिए इसे उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र या समान संतुष्टि वक्र कहते हैं। तो प्रोफेसर मार्शल ने गणनावाचक दृष्टिकोण के अनुसार उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया। उपयोगिता को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना को उन्होंने माना, और उस आधार पर उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया। प्रोफेसर एलन और हिक्स क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित है उनकी विचारधारा, जिसके अनुसार उपभोक्ता को मापा नहीं जा सकता है, लेकिन विभिन्न वस्तुओं से के कंजम्पशन से जो संतुष्टि प्राप्त हो रही है उसकी तुलना की जा सकती है कि ये अधिक उपयोगी है या कम उपयोगी है। इस तरह से उसको कंपेयर किया जा सकता है। और तीसरा जो उनका उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए जो थ्योरी है वो इस बात पर आधारित है कि किसी भी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हैं, यानी वस्तु के अनेक स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं, और उपभोक्ता जब भी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं का प्रयोग करता है तो वो हमेशा दो या दो से अधिक वस्तुओं के कॉम्बिनेशंस को यूज करता है। हमने अपने एग्जाम्पल में दो वस्तुओं के संयोगों को लिया है क्योंकि हमारे पास में दो ही एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। दो ही अक्ष हैं, एक्स और वाई, इसलिए हमने केवल ये माना है कि दो वस्तुएं अवेलेबल हैं किसी एक आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए, राइट। और इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं। समान संतुष्टि प्रदान करने वाले दो वस्तुओं के समान संतुष्टि प्रदान करने वाले संयोगों को यदि एक वक्र के रूप में, एक रेखा चित्र के रूप में दिखाया जाए तो हम उसे उदासीनता वक्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक प्रकार की आवश्यकता है जिसको संतुष्ट करने के लिए x
और y 2 प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हैं। उपभोक्ता उपभोग करने से पूर्व उन x और y वस्तु के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाता है। हमने अपने एग्जाम्पल में लिया है कि x की 1 यूनिट और y की 20 यूनिट का कॉम्बिनेशन उसने बनाया, जिससे कि उसकी आवश्यकता संतुष्ट हो जाएगी। ओके, या यदि वो x की 2 यूनिट लेता है तो y की 15 यूनिट लेकर वो अपनी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकता है, यानी दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल है। या तो 1 यूनिट x की और y की 20 यूनिट ले, या x की 2 तो y की 15 यूनिट्स, x की 3 तो y की 11 यूनिट्स, x की 4 तो y की 8 यूनिट्स का कंजम्पशन करे, या अगर x की 5 यूनिट्स ले रहा है तो फिर वो y की 6 यूनिट्स का कंजम्पशन करेगा। ये 5 उसने कॉम्बिनेशंस बनाए और इन पांचों कॉम्बिनेशन में से किसी भी एक कॉम्बिनेशन से, संयोग से उसको समान प्रकार की संतुष्टि प्राप्त हो रही है, यानी उसकी आवश्यकता संतुष्ट हो रही है। ये सभी कॉम्बिनेशन क्योंकि इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, इन सभी कॉम्बिनेशंस को यदि हम एक डायग्राम के रूप में प्रेजेंट करें तो हम इसे उदासीनता वक्र कहेंगे, इंडिफरेंस कर्व कहेंगे, या तटस्थता वक्र कहेंगे, क्योंकि इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन का उपभोक्ता प्रयोग कर सकता है। इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन का प्रयोग करने के प्रति वो उदासीन है। कोई सा भी कॉम्बिनेशन उसको दे दिया जाए, उसकी आवश्यकता समान रूप से संतुष्ट हो जाएगी, इसलिए इसे इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, राइट। और हमने देखा कि जब x की जैसे जैसे 1 यूनिट बढ़ती जा रही है, y के यूनिट का जो कंजम्पशन है उसको उपभोक्ता धीरे धीरे कम करता जा रहा है, क्योंकि संतुष्टि के समान स्तर को बनाए रखना है। ओके, तो संतुष्टि के समान स्तर को बनाए रखने के लिए उपभोक्ता x वस्तु की प्रत्येक इकाई के लिए y वस्तु की जितनी मात्रा को त्याग कर रहा है या कम कर रहा है, उसे हम सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये शुरुआत में 1:5, 1:4, 1:3 एंड 1:2, राइट। तो उदासीनता वक्र क्या है? वह वक्र जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु किसी उपभोक्ता के लिए 2 वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताता है जिनसे उसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है, और समान संतुष्टि मिलने के कारण उपभोक्ता उन संयोगों के प्रति उदासीन रहता है, इसलिए इसे उदासीनता वक्र कहते हैं। ओके, यदि हम बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को एक ही डायग्राम में दिखाएं, एक ही रेखा चित्र पर दिखाएं, तो इसे हम उदासीनता मानचित्र कहते हैं। ओके, जैसे उसने पहले 5 कॉम्बिनेशन बनाए, उसके अनुसार IC1 बन गया। अब मान लीजिए वो x या तो x की इकाइयों की संख्या में वृद्धि करे या y कमोडिटी की यूनिट्स की नंबर में वृद्धि करे, उसकी इकाइयों की संख्या में वृद्धि करे। तो अगर वो या तो x को वस्तु की मात्रा में वृद्धि करता है और y को की मात्रा है उनको कांस्टेंट रखता है, उनमें पहले भी जितनी मात्रा थी उतना ही उपभोग करता है, तब भी उसका संतुष्टि का स्तर बढ़ जाएगा, क्योंकि x वस्तु की इकाइयों की संख्या में वृद्धि हो गई है। तो इसके कारण वो ऊपर वाले IC वक्र पर पहुंच जाएगा। या हो सकता है कि वो x की मात्रा में भी वृद्धि करे और y वस्तु की मात्रा में भी वृद्धि करे। तो क्योंकि x और y दोनों वस्तुओं की क्वांटिटीज इंक्रीज हो गई है, इसलिए उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ जाएगा और फिर वो और ऊंचे IC वक्र पर पहुंच सकता है। तो उपभोक्ता कंजम्पशन करने से पहले अनेक प्रकार के संयोग बनाता है। तो समान संतुष्टि प्रदान करने वाले संयोग हैं, उनको एक ही IC वक्र पर दर्शाया जाता है। जो ऊंची
संतुष्टि प्रदान करने वाले कॉम्बिनेशन हैं उनको ऊंचे आईसी वक्र पर, और ज्यादा ऊंची संतुष्टि प्रदान करने वाले हैं उनको और ऊंचे आईसी वक्र पर दर्शाया जाता है। तो उदासीनता मानचित्र क्या है? जब एक से अधिक उदासीनता वक्रों को एक ही रेखा चित्र पर दिखाया जाए तो इसे उदासीनता मानचित्र कहते हैं। प्रत्येक उदासीनता वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु संतुष्टि के समान स्तर को व्यक्त करता है। जैसे IC1 का पर कोई सा भी बिंदु ले लिया जाए, कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले लिया जाए x और y का, वो उसको समान संतुष्टि प्रदान करेंगे। ऊपर वाला उदासीनता वक्र का प्रत्येक बिंदु संतुष्टि के उच्च स्तर को व्यक्त करता है। यदि हम x और y दोनों की मात्रा में वृद्धि कर दें, या x की मात्रा में वृद्धि कर दें, या y की मात्रा में वृद्धि कर दें, तीनों ही स्थितियों में, क्योंकि वस्तु की क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही हैं, इसलिए डेफिनेटली सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंक्रीज होगा और तब उपभोक्ता ऊपर वाले आईसी वक्र पर पहुंच जाएगा। और प्रत्येक ऊपर की ओर स्थित आईसी वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को व्यक्त करेगा और नीचे की ओर स्थित आईसी वक्र संतुष्टि के निम्न स्तर को व्यक्त करता है। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है, जिसका कि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था जब हम टेबल को एक्सप्लेन कर रहे थे, कि उदासीनता वक्र पर संतुष्टि के समान स्तर को बनाए रखने के लिए यदि x वस्तु की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो y वस्तु की मात्रा में कमी करनी होगी। यदि हम x की यूनिट्स को इंक्रीज कर रहे हैं और y की यूनिट्स को डिक्रीज नहीं करेंगे तो इन ऑल जो कमोडिटीज हैं x और y, उनकी क्वांटिटीज इंक्रीज हो जाएगी और तब सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बनाए रखने के लिए, संतुष्टि के समान स्तर को बनाए रखने के लिए, यदि हम x वस्तु की मात्रा में इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें y वस्तु की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। अतः संतुष्टि के समान स्तर को बनाए रखने के लिए x वस्तु की एक इकाई के लिए y वस्तु की जितनी इकाइयों का त्याग किया जाता है उसे x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। इसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y कहते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या है, किस तरह से इसको ज्ञात किया जाता है? चेंज इन क्वांटिटी ऑफ y कमोडिटी इज डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x कमोडिटी, एंड फॉर्मूला इज marginal rate of substitution of x for y is equal to delta y is divided by delta x। इस फॉर्मूले के आधार पर हम सीमांत प्रतिस्थापन दर को ज्ञात कर सकते हैं। और हमने जब पिछली स्लाइड में देखा था कि सीमांत प्रतिस्थापन दर किस प्रकार से थी, फर्स्ट यूनिट पर थी 1:5, सेकेंड पर 1:4, थर्ड पर 1:3 और फोर्थ कॉम्बिनेशन पर 1:2 ही रह गई थी। नेक्स्ट है हासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर या डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापन दर सदैव हासमान होती है, यानी एक की क्वांटिटी को आप इंक्रीज करेंगे, x की मात्रा में जैसे जैसे वृद्धि करते जाएंगे, y की मात्रा जो त्याग किया जा रहा है x की एक एडिशनल यूनिट को प्राप्त करने के लिए, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि x वस्तु की मात्रा जैसे जैसे हमारे पास में बढ़ती जाती है उसका जो सीमांत महत्व है, मार्जिनल इंपॉर्टेंस है, वो कम होती जाती है और y वस्तु की मात्रा कम होने के कारण उसका सीमांत महत्व बढ़ता जाता है। अतः उपभोक्ता x की एक प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए y की पहले से कम इकाइयों का त्याग करने को तैयार होता। इसलिए x और y जो कि एक दूसरे की स्थानापन्न है बट परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं है, उस स्थिति में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज बी डिमिनिशिंग। ये हमेशा हासमान होगी, घटती हुई होगी। और उसका रीजन क्या है इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लेकिन यदि
x और y एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, यानी या तो x या y दोनों की एक जैसी प्रॉपर्टीज हैं, एक जैसी विशेषताएं हैं, समान रूप से इक्वली सेटिस्फाई करती हैं उपभोक्ता की आवश्यकताओं को। और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, या तो x यूज किया जाए या y यूज किया जाए। उस स्थिति में सीमांत प्रतिस्थापन दर स्थिर रहेगी। एक यूनिट x की इंक्रीज की जाएगी और एक यूनिट y की डिक्रीज की जाएगी। एक और यूनिट x की इंक्रीज की जाएगी, एक और यूनिट y की डिक्रीज की जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हैं। तो यदि दो वस्तुएं x और y एक दूसरे की यदि परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हैं तो सीमांत प्रतिस्थापन दर स्थिर रहेगी, तब वो डिमिनिशिंग नहीं होगी। इसी प्रकार से यदि x और y ये दोनों एक दूसरे की पूरक वस्तुएं हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, कि x और y दोनों को हमेशा एक साथ ही प्रयोग करना पड़ेगा। एक के प्रयोग के बिना दूसरे का कंजम्पशन करना संभव नहीं है, दोनों को जॉइंटली कंज्यूम करना पड़ेगा। उस स्थिति में जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो डिक्रीजिंग नहीं हो सकती है, यदि दोनों वस्तुएं एक दूसरे की पूरक हैं। एक को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, एक और इंक्रीज कर रहे हैं तो तीसरी और इंक्रीज करना पड़ेगा। तब तक तो उस स्थिति में भी सीमांत प्रतिस्थापन दर डिक्रीजिंग नहीं हो सकती है। तो दो स्थितियों में, कब? जबकि वस्तुएं एक दूसरे की परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हैं या दोनों गुड्स जो x और y हैं वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। उस स्थिति में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग नहीं होती है। लेकिन अन्य स्थितियों में, क्योंकि सामान्यतः ऐसा ही होता है कि x और y जो दो वस्तुएं हैं, वस्तुएं कभी भी एक दूसरे की परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं होती हैं, इसलिए जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो ऑलवेज डिमिनिशिंग होती है। और उसका रीजन क्या है, क्यों है? क्योंकि समान अगर संतुष्टि के स्तर को बनाए रखना है तो एक की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे को डिक्रीज करना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे हम x की मात्रा को इंक्रीज करते जाते हैं, x की यूनिट्स हमारे पास में बढ़ती जाती हैं और उसके जो सीमांत मार्जिनल इंपॉर्टेंस है वो कम होती जाती है। और y की मात्रा क्योंकि कम होती जा रही है तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी। इसलिए हम x की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y की पहले से कम मात्रा का त्याग करने के लिए तैयार होंगे। इसे ही डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। थैंक यू।